सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तंत्र देखिए, इससे पहले जो एक क्लास हमने ली थी उसमें हमने तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आने वाली तंत्रिका, कोशिका, मस्तिष्क, ये दोनों संरचनाओं का हम अध्ययन कर चुके थे। तंत्रिका कोशिका शरीर की सबसे लंबी कोशिका चित्र सहित हमने वर्णन कर लिया था और मस्तिष्क के भी विभिन्न भागों का वर्णन कर चुके थे। एक और है इसमें मेरु रज्जु, क्योंकि मुख्य रूप से तीन ही होते हैं। तो मेरु रज्जु की आज हम बात कर रहे हैं। मेरु रज्जु, मेरु रज्जु हमारी रीढ़ की हड्डी में, जो रीढ़ की हड्डी है, इस रीढ़ की हड्डी में अंदर की ओर भरा हुआ एक पदार्थ है, इसमें भरा होता है और रीढ़ की हड्डी में सुरक्षा की दृष्टि से रखा जाता है क्योंकि अत्यंत कोमल है। मस्तिष्क तो थोड़ा सा बंधा हुआ होता है और ये उससे भी लूज होता है एक तरह से, तो इसमें रखा जाता है। मुख्य कार्य आपको याद रखना है इसका कि जो प्रतिव्रती क्रिया है, प्रतिव्रती क्रिया, अब क्या होती है प्रतिव्रती क्रिया, इसी को हम समझेंगे। तो पहले आपको ये याद रखना है कि मेरु रज्जु का जो काम है प्रतिव्रती क्रियाओं का संचालन या नियंत्रण करना होता है। अब देखिए प्रतिवर्ती क्रिया, तो प्रतिवर्ती क्रिया क्या है कि किसी उद्दीपन मतलब कोई सूचना के प्रति अचानक से एकदम से होने वाली क्रिया प्रतिवर्ती क्रिया है। जैसे उदाहरण के रूप में हम कहें कि जैसे हमारी स्किन है, त्वचा है, हाथ है, पैर है, इस पर जब कोई पिन, सुई या आलपिन या कांटा लगता है तो हमें आभास भी नहीं होता है और शीघ्रता से हाथ उस स्थान से हट जाता है। जैसे मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ और यहाँ कोई कील लगी हुई है, मेरा हाथ एकदम से उस पर लगता है ना, तो एकदम से हट जाता है। ये क्रिया कहलाती प्रतिव्रती क्रिया, मतलब किसी सूचना, किसी उद्दीपन के प्रति अचानक से एकदम से घटित होने वाली क्रिया प्रतिव्रती क्रिया कहलाती है। और प्रतिव्रती क्रियाओं का कंट्रोल किससे होता है? मेरु रज्जु से। अब देखो क्या होता है कि माना कि हमारा हाथ है और हाथ पर कोई चीज चुभती है, कोई सुई है या आलपिन है या कील है, ये हमें चुभती है, तो क्या होगा कि यहां से संकेत प्रेरक तंत्रिकाओं द्वारा और संवेदी तंत्रिकाओं के द्वारा ये काम कंट्रोल होगा। यहाँ से सूचनाओं को कलेक्ट करके और मेरु रज्जु जो रीढ़ की हड्डी में रखा गया है, ऐसे होती है। रीढ़ की हड्डी में 33 छल्ले होते हैं भाई, जो छल्ले हैं ना आपको उभार रूपी दिखाई दे देंगे, 33 होते हैं और उसमें ये एक छल्ला मैंने बनाया है, ये मानो आप, और इसमें ऐसे भरा होता है। तो क्या होता है कि ये क्रियाओं को यहाँ तक पहुँचा दिया जाता है, तंत्रिकाएं शीघ्रता से इसे लेकर जाती हैं। संवेदी तंत्रिकाएं कहते हैं मुख्य रूप से जो सूचनाओं को ले जाने का काम करती है, और जैसे ही सूचना यहाँ पहुँचती है तो प्रेरक तंत्रिकाएं इसे लाके संबंधित अंग पर छोड़ देती है। छोड़ने का मतलब ये है कि वहाँ पर ऐसा पदार्थ, ऐसे उद्दीपन उत्पन्न होते हैं कि हमारा हाथ उस स्थान से एकदम से मुड़ जाता है। बाद में संकेतों को ऊपर मतलब मस्तिष्क की तरफ प्रसारित किया जाता है। जैसे संकेत यहाँ पर आए, पैर में कोई मैं चल रहा हूँ, एकदम से कील लगी है, एकदम से पैर हट जाता है। क्यों हटता है? कारण यही है क्योंकि संकेत मेरु रज्जु पे आएंगे और मेरु रज्जु से रिटर्न हो जाएंगे। इतनी शीघ्रता से काम होता है कि हमें दर्द का आभास भी बाद में होता है। जैसे कोई गर्म तवा होता है ना घर पर, आप कई बार ध्यान नहीं रहता है हमें गर्म हो रहा है वो, और एकदम से छू लेते हैं तो फटाफट हाथ हट जाता है। वो क्रिया है प्रतिव्रती क्रिया। बाद में हमें अब जलता है, कुछ क्षण बाद हमें लगता है कि हाँ मैंने गर्म वस्तु को छू लिया था, उससे पहले तो हमें दर्द का आभास भी बाद में होता है, जलन का आभास भी बाद में होता है। जैसे कि हमें छूने पर मैंने बताया कि गर्म हमें बाद में लगेगा, उससे पहले हाथ हटा लेते हैं। तो ऐसी क्रियाएं कहलाती प्रतिव्रती क्रिया। परिभाषा में आपके सामने फिर बोल रहा हूँ कि किसी उद्दीपन मतलब सूचना के प्रति अचानक से एकदम से होने वाली क्रिया प्रतिव्रती क्रिया कहलाती है। प्रतिव्रती क्रियाओं का नियंत्रण
मेरू रज्जु द्वारा किया जाता है। तो ये हमने मेरू रज्जु के बारे में पढ़ा है, मेरू रज्जु का काम आपने पढ़ा है। अब हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, वो है अंतःस्रावी ग्रंथि। हमारे शरीर में कुछ ग्रंथियां होती हैं, जो ग्रंथियां क्या करती हैं कि हमारी विभिन्न क्रियाओं को कंट्रोल करती हैं, और ये विशेष प्रकार का पदार्थ छोड़ती है, उससे हम कहते हैं हार्मोन। क्या कहते हैं? हार्मोन। ये ग्रंथियां जो पदार्थ छोड़ती है, जैसे कोई ग्रंथि ये पदार्थ छोड़ती है, तो इसके लिए कोई नलिका नहीं है कि इस नलिका में छोड़ती हो और फिर उससे ज़्यादा उसके बाद ही ब्लड में मिलता हो या कहीं पर मिलता हो, नहीं, बल्कि ये क्या करती है, यहीं पे छोड़ देती है और यहाँ से रक्त वाहिनियों द्वारा, ब्लड द्वारा इसे उठाया जाता है। तो इस आधार पर इसे नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथियां क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके द्वारा छोड़े गए पदार्थ को ले जाने के लिए कोई नलिका नहीं होती है, तो इसलिए इसे हम कहेंगे नलिका विहीन ग्रंथियां। जैसे उदाहरण में बताऊं कि जो लार ग्रंथि है ना, ये नलिका वाली ग्रंथि है, ये नलिका वाली ग्रंथि है, क्योंकि लार केवल मुंह में छोड़ी जाती है ना। लार ग्रंथि मुंह में, वो लार को बनाएगी, उस नली से मुंह में छोड़ती है ना। जबकि अंतःस्रावी ग्रंथियां ब्लड में छोड़ती है, क्योंकि वो इस स्थान पे छोड़ देती है और रक्त की वाहिनियां उसे कलेक्ट करती है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथियां भी हम कहेंगे। अब हम देख रहे हैं कि प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां हमारे शरीर में कौन कौन सी। सबसे पहले नंबर 1 देखो आप, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं इसे, पहले भी आपने पढ़ा होगा। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखिए, पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क की अधर सतह पर, मैंने उस दिन चित्र में बनाया था, इस तरह से एक छोटे से मटर के दाने के समान प्रमस्तिष्क के नीचे की तरफ ये लटकी हुई होती है। मस्तिष्क की अधर माने नीचे सतह पर है, तो छोटी सी, बाकी बड़ी महत्वपूर्ण है। इस ग्रंथि से पिट्यूटराइन हार्मोन, पिट्यूटराइन, ये हार्मोन छोड़ा जाता है। मतलब पीयूष ग्रंथि जो पदार्थ बनाती है, छोड़ती है, उसका नाम है पिट्यूटराइन हार्मोन। और ये इतना इम्पोर्टेंट हार्मोन है कि हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाओं को कंट्रोल करता है। और देखिए, ये पिट्यूटराइन हार्मोन कुछ अन्य जो अंतःस्रावी ग्रंथि है उनका भी कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। इसी कारण तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, मतलब अन्य ग्रंथियों को कंट्रोल करने वाली है, जैसे अंडाशय, वृषण आदि ग्रंथियों का भी ये कंट्रोल करती है। इसलिए इसे हमने पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा है। ये पिट्यूटराइन हार्मोन जिन बच्चों में, जिनमें अधिक मात्रा में बनता है, तो उससे क्या होता है कि व्यक्ति की लंबाई बढ़ जाती है। मतलब हम कह सकते हैं कि पिट्यूटराइन नामक पदार्थ, हार्मोन, व्यक्ति की लंबाई का भी कंट्रोल करता है। यदि व्यक्ति में अधिक मात्रा में ये बनता है तो व्यक्ति की लंबाई अधिक बढ़ जाती है, और अगर ये पीयूष ग्रंथि पिट्यूटराइन कम मात्रा में बनाती है तो व्यक्तियों का आकार छोटा रह जाता है, व्यक्ति बौने रह जाते हैं। ठीक है, आए बात समझ में? मतलब किसी व्यक्ति की लंबाई का कंट्रोल भी इससे होता है। एक और देखो कि पीयूष ग्रंथि से वैसोप्रेसिन हार्मोन भी बनता है। वैसोप्रेसिन मतलब पीयूष ग्रंथि एक तो पिट्यूटराइन छोड़ती है जो अन्य ग्रंथियों को कंट्रोल करती है, यह हार्मोन, और साथ साथ व्यक्ति की लंबाई का भी कंट्रोल करता है। और जो वैसोप्रेसिन है, ये वैसोप्रेसिन आपको मैंने बताया था कि हमने एक चित्र बनाया था इस तरह से नेफ्रॉन वृक्काणु का, और मैंने कहा था कि यहाँ से जो पदार्थ अपशिष्ट छनते हैं किडनी में, वो यहाँ पर उनका पुनरावशोषण होता है। तो इस पुनरावशोषण की क्रिया का नियंत्रण वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन जो हार्मोन है वो वृक्काणु में, किडनी के अंदर अपशिष्टों की या मूत्र का जो है उसमें से पोषक पदार्थ या आवश्यक पदार्थों को वापस ग्रहण करने का कंट्रोल करता है। इसे हम कह सकते हैं कि वृक्काणु में पुनरावशोषण की क्रिया का नियंत्रण वैसोप्रेसिन हार्मोन करता है। अब अगर किसी व्यक्ति में ये वैसोप्रेसिन कम बनता है,
तो कम बनने पर क्या होता है कि यहाँ से उन अपशिष्टों को वापस से नहीं छाना जा सकता है या कम मात्रा में छाना जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के शरीर में मूत्र का निर्माण अधिक मात्रा में होता है और ये एक रोग हो जाता है। उस रोग को हम उदकमेह रोग कहते हैं। व्यक्ति में मूत्र की मात्रा बढ़ जाना किस हार्मोन की कमी से होता है? वैसोप्रेसिन। व्यक्ति को बार बार मूत्र आता है, मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है इस वैसोप्रेसिन की कमी से। तो इस वैसोप्रेसिन की जब कमी से उसमें मूत्र की मात्रा बढ़ती है तो उस रोग को हम उदकमेह नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखो आपको याद रखने वाली जो बात है वो यही है कि पीयूष ग्रंथि से दो हार्मोन बनते हैं, एक होता है पिट्यूटराइन, दूसरा वैसोप्रेसिन। पिट्यूटराइन एक तो अन्य ग्रंथियों को कंट्रोल करता है, इसी कारण इसे पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, और पिट्यूटराइन ही व्यक्ति की लंबाई का कंट्रोल करता है। अधिक मात्रा में बनता है तो व्यक्ति की लंबाई अधिक हो जाती है, कम मात्रा में बनता है तो व्यक्ति बौना या छोटा रह जाता है। वैसोप्रेसिन व्रकाणु में पुनरावशोषण की क्रिया का नियंत्रण करता है। जब वैसोप्रेसिन कम मात्रा में बनता है तो व्यक्ति में मूत्र अधिक मात्रा में निर्मित होता है और वो एक रोग हो जाता है, बीमारी हो जाती है, जिसे हम उदकमेह कहते हैं। तो पहली ग्रंथि हमने पढ़ी है। नंबर 2 है थायराइड ग्रंथि। इंपॉर्टेंट ग्रंथि है ये भी। थायराइड ग्रंथि हमारे गले में पाई जाती है। देखो गले में जो श्वास नली है, ये इस श्वास नली के दोनों तरफ, जैसे ये श्वास नली है भाई, तो इस श्वास नली के दोनों की तरफ ऐसे दो भागों में बटी हुई एच आकार की, जैसे एच हो, इस तरह से ये ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, बीच में श्वास नली है, इधर भी पाई जा रही है, फिर यहाँ बीच में से जॉइंट हो रही है थोड़ी सी, और फिर इधर भी फूली हुई पाई जा रही है। जैसे अंग्रेजी में हम एच लिखते हैं, वैसे इस तरह से ये हमारे यहाँ पर गले में पाई जाती है। इससे जो हार्मोन छोड़ा जाता है वो है थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन इससे छोड़ा जाता है। ग्रंथि का नाम है थायराइड, थायराइड, और हार्मोन है थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन। ठीक है, ये थायरॉक्सिन क्या काम करता है? आप करते हैं। थायरॉक्सिन नामक हार्मोन थायराइड ग्रंथि बना रही है। इसका जो काम है वो देखो कि शरीर की विभिन्न उपापचयी क्रियाएं, मतलब जो अंदर हमारे बॉडी में जो विभिन्न क्रियाएं चलती रहती है और उसका कंट्रोल ये करता है मुख्य रूप से थायरॉक्सिन। ठीक है, इसके अलावा ये आरबीसी निर्माण, मतलब रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण आदि का भी नियंत्रण करता है। अब क्या होता है, जब हमारे शरीर में आयोडीन की या भोजन में हमारे आयोडीन की कमी रह जाती है, तो आयोडीन की कमी के कारण यह ग्रंथि क्या होता है, क्योंकि थायरॉक्सिन जो हार्मोन है उसका स्राव या निर्माण आयोडीन की उपस्थिति में होता है। जब हमारे भोजन में आयोडीन की कमी रह जाती है तो ये ग्रंथि अपना पर्याप्त थायरॉक्सिन निर्माण नहीं कर पाती है। ऐसी स्थिति में गले में इस तरह से गांठ के रूप में सूजकर लटक जाती है। गांठ के रूप में सूजकर लटकना गलगंड या घेंगा रोग कहलाता है। ठीक है, तो भोजन में आयोडीन की कमी से ये थायरॉक्सिन, जो थायराइड ग्रंथि है, वो थायरॉक्सिन का निर्माण पर्याप्त मात्रा में नहीं कर पाती है। ऐसी स्थिति में यह ग्रंथि हमारे गले में फूलकर या सूजकर लटक जाती है, और गले का इस ग्रंथि का फूलकर सूजकर लटक जाना गलगंड, घेंगा या गाइटर नामक रोग कहलाता है। तो ये दूसरी प्रमुख ग्रंथि है। इसके बाद तीसरी ग्रंथि है पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि, पैरा थायराइड के ऊपर की तरफ, जो थायराइड ग्रंथि गले में है उसी के थोड़ा सा ऊपर और पीछे की तरफ एक और छोटी सी ग्रंथि है, उसे हम कह रहे हैं पैराथायराइड ग्रंथि। ये ग्रंथि कैल्सीटोनिन हार्मोन छोड़ती है। हार्मोन का नाम है कैल्सीटोनिन हार्मोन। ठीक है भाई, तो कैल्सीटोनिन हार्मोन जो ये छोड़ती है वो क्या काम करता है? आपको नाम हार्मोन के याद रखना है। मुख्य रूप से पैराथायराइड से छोड़ा जाने वाला हार्मोन है कैल्सीटोनिन। ये कैल्सीटोनिन
हमारी हड्डियों और दांतों को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, और कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा का बॉडी में नियंत्रण करता है। तो हड्डियां और दांत का निर्माण या उसको कंट्रोल करने का काम कैल्शिटोनिन कर रहा है। जब हमारे शरीर में ये कैल्शिटोनिन कम मात्रा में निर्मित हो पाता है तो पेशियों में संकुचन मतलब सिकुड़न, संकुचन होने लग जाता है, और इस रोग को टीटेनी रोग कहते हैं। मतलब क्या होता है कि पैराथायराइड ग्रंथि कैल्शिटोनिन हार्मोन बनाती है, जिससे कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा का बॉडी में नियंत्रण होता है। हड्डियां और दांतों के निर्माण को ये प्रेरित करती है, उनका कंट्रोल करती है। और अगर इस कैल्शिटोनिन की कमी रह जाती है बॉडी में तो पेशियों में संकुचन मतलब सुन्न जिसे हम कह सकते हैं, ऐसा महसूस होता है, हाथ पैरों में सुन्न टाइप होता है। इस रोग को हम टीटेनी रोग कहते हैं। तो ये तीसरी ग्रंथि थी पैराथायराइड ग्रंथि। अगली ग्रंथि देखो, अब अगली ग्रंथि है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि ये हमारे आमाशय में, आमाशय के नीचे की ओर होती है। जो आपने भोजन के पाचन में पढ़ी है ना, वही ग्रंथि है। मिश्रित प्रकार की है, मतलब अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की है। अब देखो, अंतःस्रावी के रूप में जो अग्नाशय ग्रंथि है, आमाशय के नीचे की तरफ एक फूले हुए छोटे से गुब्बारे के समान की जो ग्रंथि है वो अग्नाशय ग्रंथि है। और इससे इंसुलिन और ग्लूकोगोन, इंसुलिन और ग्लूकोगोन दो एंजाइम बनते हैं, हार्मोन बनते हैं, सॉरी, इंसुलिन और ग्लूकोगोन दो हार्मोन अग्नाशय ग्रंथि द्वारा छोड़े जाते हैं। इंसुलिन और ग्लूकोगोन हमारे शरीर में ग्लूकोज या शर्करा का नियंत्रण करते हैं। ठीक है। इंसुलिन क्या करता है कि जब हम भोजन करते हैं, जो ग्लूकोज बनी है उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, और दिन भर जब हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है तो वो ग्लाइकोजन ग्लूकोगोन द्वारा वापस से ग्लूकोज में चेंज हो जाती है। मतलब कुल मिला के याद रखने वाली बात यह है कि इंसुलिन और ग्लूकोगोन दोनों मिलकर रुधिर में, बॉडी में ग्लूकोज या शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करते हैं। यदि व्यक्ति में इंसुलिन कम बनता है तो ऐसी स्थिति में हमारे शरीर में, हमारे रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा, शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, और इस रोग को हम क्या कहते हैं, मधुमेह या डायबिटीज। ठीक है। जो शर्करा की, शुगर की बीमारी है ना, जिसे हम कहते हैं शुगर की बीमारी, तो शुगर की बीमारी यही है कि क्या होता है कि जब व्यक्ति में किसी कारण से इंसुलिन की मात्रा कम निर्मित होती है तो उसके शरीर में ग्लूकोज या शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, और ये एक रोग है जिसे हम मधुमेह या डायबिटीज कहते हैं। ठीक है भाई। तो अग्नाशय ग्रंथि का काम है क्या, इंसुलिन और ग्लूकोगोन दोनों मिलके रुधिर में शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करना। अब एक और ग्रंथि है एड्रीनल ग्रंथि। एड्रीनल ग्रंथि, ये एड्रीनल ग्रंथि हमारी जो किडनियां हैं, इस किडनी के ऊपर ऐसे जैसे टोपी लगी हुई हो इस तरह से पाई जाती है। भूरे रंग की संरचना है, दोनों किडनियों पे पाई जाती है, और एड्रीनलिन नामक हार्मोन छोड़ती है। एड्रीनलिन कौन सा हार्मोन छोड़ती है, एड्रीनलिन। ये एड्रीनलिन हार्मोन संकटकालीन हार्मोन कहलाता है। इसलिए संकटकालीन कहलाता है कि हमें संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए यही हार्मोन तैयार करता है। जैसे कोई दुर्घटना हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, या और कुछ एकदम से कोई हमारे सामने कोई नई समस्या आ जाती है ना, तो उस समस्या का सामना करने में यह हार्मोन मदद करता है, ये हमें कंट्रोल करता है। अगर ये हार्मोन पर्याप्त मात्रा में संश्लेषित नहीं होगा तो व्यक्ति में, जैसे कई बार आपने देखा है कि एकदम से उनकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, घबराहट होने लग जाती है, बेहोश हो जाते हैं कुछ व्यक्ति, तो उसका कारण ये होता है कि एड्रीनलिन उनमें कम मात्रा में बनता है। तो एड्रीनलिन जो हार्मोन है, संकटकालीन हार्मोन है,
लड़ाई झगड़ा दुर्घटना आदि स्थितियों का सामना करने के लिए हमें यही तैयार करता है। तो एड्रिनल ग्रंथि को हम क्या कहते हैं, संकटकालीन ग्रंथि, और इस हार्मोन को संकटकालीन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एड्रिनल ग्रंथि हुई है, एड्रिनल ग्रंथि। इसके बाद दो ग्रंथियां हैं, अंडाशय ग्रंथि और वृषण ग्रंथि। तो ये पहले भी आ चुका है। अंडाशय स्त्रियों में होती है, जनन में पढ़ा है हमने। अंडाशय, अंडाशय ग्रंथि से जो बनते हैं वो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, दो हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निर्माण अंडाशय ग्रंथि द्वारा किया जाता है। ये हार्मोन स्त्रियों में गौण लैंगिक लक्षण जो हमने लिखे थे, पहले पढ़े थे हमने, कि जैसे आवाज का बारीक होना, महिलाओं में स्तन ग्रंथियों का विकसित होना, और भी जैसे त्वचा पर कील मुहासे बनना आदि लक्षणों का कंट्रोल ये दोनों हार्मोन स्त्रियों में करते हैं। तो अंडाशय ग्रंथि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनाती है, और एक और ग्रंथि है वृषण, ये भी हम पढ़ चुके हैं। वृषण जो ग्रंथि है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन बनाता है, और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुषों के गौण लैंगिक लक्षणों का निर्धारण करता है। तो इस तरह से ये कुछ ग्रंथियां हैं, 7-8 ग्रंथियां हमने पढ़ी हैं जो आपके सिलेबस में है। आपको मुख्य रूप से इनके बनने वाले हार्मोन और उनके फंक्शन माने कार्यों को याद रखना है। ये चैप्टर आपका अब समाप्त हुआ है, ठीक है, हो गया।